वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद अली अंजुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो आज हम चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें तो इसमें हम ये देखेंगे कि चाइना ने 1949 से स्टार्ट की अपनी जर्नी और आज विद इन 3 डेकेड्स की अगर हम बात करें तो क्या हुआ। चाइना ने बहुत जल्दी राइज़ किया, बहुत जल्दी इमर्ज किया। ये 1978 की ऐसी क्या पॉलिसीज़ रहीं जो कि बाकी कंट्री अडॉप्ट नहीं कर सके। पाकिस्तान अडॉप्ट नहीं कर सका, बांग्लादेश अडॉप्ट नहीं कर सका, इंडिया अडॉप्ट नहीं कर सका। हालांकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो भी 1947 में आज़ाद हुआ, और इसी तरह से हम इंडिया की बात करें या बांग्लादेश की बात करें तो वो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या रहीं, और चाइना ही क्यों इस टाइम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में, ये क्या वजह है। तो आए हम पढ़ते हैं कि बीजिंग कंसेंसस क्या है या चाइनीज़ इकोनॉमिक मॉडल क्या है। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जो इनके लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडंग, इनका बहुत एक रोल रहा है, लेकिन इनका पॉजिटिव रोल नहीं रहा अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर। इनका जो टेन्योर है यानी कि इनका जो टाइम है, ठीक है, 1949 से लेके अनटिल अपनी डेथ तक ये चाइना के लीडर रहे हैं 1976 तक। जब तक ये लीडर रहे हैं चाइना के, मैसिव फेलियर इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से फेमिन भी फेस करना पड़ा चाइना को, जिसकी वजह से स्टारवेशन से, भूखमरी से कई लाखों लोग मारे गए। इनकी पॉलिसीज़ क्या थी? बेसिकली ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको बहुत इम्पेशेंटली काउंटर करना चाहते थे, बहुत बेताबी से काउंटर करना चाहते थे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से। तो वहाँ पे चूँकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल है, ठीक है, वेस्ट में, और कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल यहाँ पे यानी कि कम्युनिज्म को फॉलो करते हुए जो चाइना है वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहा था, और यूएस जो सा है वो अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को लेते हुए कैपिटलिस्ट जो पॉलिसी है उनको फ्रेम कर रहा था। तो जैसे कि आपको पता है कि 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद, दो सुपर पावर इमर्ज करती हैं, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसी की अगर हम बात करें आगे जाके, सिर्फ एक जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो डिसमेंबरमेंट हो जाती है जब सोवियत यूनियन की, तो वो अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स यूनिलैटरली एक सोल सुपर पावर कंसीडर कर लेता है, ठीक है। तो चाइना ने भी सेम कम्युनिस्ट मॉडल को फॉलो किया, कम्युनिज्म पर्सपेक्टिव या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलते हुए अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम की। लेकिन चाइना इस टाइम यूएस को थ्रेट कर रहा है। वो क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी? अगर हम माओ की बात कर रहे हैं तो माओ में मैंने आपको बताया है कि इनकी पॉलिसीज़ मैसिव फेलियर रही हैं। वो मैसिव फेलियर किस तरह रही हैं? 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनते हैं तो उसके बाद 1958 में ये क्या करते हैं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी जो 1958 में आती है, ये सारे फार्म्स को, सारी लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि जो प्राइवेट ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे हम उनको सिर्फ वेज दें, और वेज दे के मैक्सिमम एग्रीकल्चर आउटपुट उनसे लें। मैक्सिमम एग्रीकल्चर आउटपुट लेने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रीज में वर्कर काम कर रहे हैं उनको फूड सप्लाई करना, और मैक्सिमम प्रोडक्शन जब फूड ग्रेन की होगी तो इससे क्या होगा माओ के पर्सपेक्टिव से कि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। लेकिन यहाँ पे इम्प्रॉपर और पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, एक्सपेरिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अथॉरिटीज क्रिएटेड अ फेमिन लाइक सिचुएशन चाइना में फेमिन लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई क्योंकि इरिगेशन जो वहाँ पे सिस्टम था उसकी कोई ऐसी आप समझ लेंगे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं थी, इरिगेशन सिस्टम नहीं था, और कुछ एक्सपेरिमेंट थे चाइना के जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होने की बजाय मज़ीद कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को खुद ऑन कर लिया था। इस वजह से जो माओ हैं वो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को इतनी अच्छी तरह फ्रेम नहीं कर सके, या इतनी अच्छी तरह वो नहीं बना सके, जिसकी वजह से 1959 से 1961 तक, जिन्हें ग्रेट चाइनीज़ फैमिन कहा जाता है, मैसिव फूड शॉर्टेज वहाँ पे आ गई, जिसकी वजह से स्टारवेशन से 15 से 55 मिलियन लोग तक मारे गए। अब इसके बाद चाइना ने मज़ीद एक और इसके साथ साथ एक चीज़
करने की कोशिश की कि जो स्टील प्रोडक्शन चीज़, जो मैन्युफैक्चरिंग आप समझ लीजिए बड़े यूनिट हैं, उनके साथ साथ बैकयार्ड फर्नेसेस, ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे, बैकयार्ड फर्नेसेस भी स्मॉल यूनिट स्टील प्रोडक्शन के लिए बनाए, लेकिन वो भी पुअर टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से बुरी तरह से फेल हो गए। अब इन सारे के चलते, फेमिन्स के चलते, सारी इंडस्ट्रीज जो स्मॉल यूनिट थी, डिसेंट्रलाइज लेवल ना होने की वजह से उनकी कोई बात मतलब उनके कोई इश्यूज को रिजॉल्व करने की ना वजह से क्या हुआ कि फेमिन भी क्रिएट हुए, जो स्मॉल यूनिट से इंडस्ट्रीज वो भी बर्बाद हुई। तो क्या हुआ, जो रेबल फोर्सेस हैं, ठीक है, वो एक्टिव हो गई। रेबल फोर्सेस से मुराद ये है कि अगर मुझे कोई भूख खाने को नहीं मिलेगा, मैं भूख से मरूंगा, तो क्या होगा, वहाँ पे लोग एहतजाज करेंगे, वहाँ पे लोग सड़कों पे बाहर आएंगे। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो कैपिटलिज्म के आइडिया को उभरने लगे, इमर्ज करने लगे। तो माओ ने 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। अब कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था? कल्चरल रेवोल्यूशन ये था कि जो भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाएगा, बेसिकली ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे, ये वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर वो जो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है, जो कि जिसमें क्लास नहीं है, जिसमें सारे लोग इक्वल हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसका कॉन्सेप्ट है। माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट किया तो बहुत से लोगों को सुप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, बहुत से लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, नज़रबंद कर दिया। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से चला, इन्होंने जो गिरती हुई चाइनीज़ की इकोनॉमी और फेमिन लाइक सिचुएशन को मज़ीद बर्बाद कर दिया। अब माओ जब 1976 में उनकी डेथ होती है, ठीक है, फ्रॉम 1976 से 1708 तक एक पॉलिटिकल क्राइसिस और पावर स्ट्रगल चलता है चाइना में, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो माओ की पॉलिसीज थी वो बहुत ख़राब थी, और कम्युनिज्म के पर्सपेक्टिव से चाइना इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, फेमिन लाइक सिचुएशन थी, कल्चरल रेवोल्यूशन का इन था। तो इस सारे सिनेरियो में जब माओ की डेथ होती है तो उसके बाद क्या है, उसके बाद एक नया लीडर उभर के आता है, डेंग जियाओपिंग, जो पावर में आते हैं 1978 में। चूंकि डेंग जियाओपिंग कल्चरल रेवोल्यूशन के खुद भी विक्टिम थे, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो माओ की पॉलिसीज हैं उनको रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं। जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं वो लेके आते हैं, जो वो मार्केट रिफॉर्म लेके आते हैं जो 1990s में चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखता है, ठीक है। अपनी 11th मीटिंग में, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस की 11th मीटिंग में ये कहते हैं, आई हैव टू ऑप्शंस, वन इज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ और द सेकंड इज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट पॉवर्टी. Deng chose distributive wealth, which subsequently became a milestone for Chinese economic growth in just 2 decades. चाइना की ग्रोथ के लिए जब डेंग चूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वेल्थ को, तो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव वेल्थ से जो चाइना है वो 2 डेकेड्स में इमर्ज कर जाता है। क्योंकि डेंग एक चीज़ को जानते थे कि जो वर्क फोर्स है चाइना की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यंग वर्किंग फोर्स जो चाइना के पास है वो बहुत ज़्यादा है। यंग वर्किंग फोर्स से मुराद ये है कि चाइना के पास जो चीप लेबर है उसका यूटिलाइज करते हुए चाइना इनको पहले एग्रीकल्चर की तरफ लेके आएंगे, फिर स्किलिंग की तरफ लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। With a population of 95 crore, massive workforce paved the way for China higher growth rates, ठीक है। ये चाइना ने अगर तरक्की की है तो अपनी चीप लेबर की वजह से की है, अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम और जो लिबर्टी इंक्रीज की है अपनी जो इकोनॉमी में चाइनीज़ की प्रोडक्टिविटी के लिए, ये उनको लेते हुए सारी चीज़ें उन्होंने इंक्रीज की हैं। चाइना के पास पोटेंशियल और यंग वर्किंग फोर्स था, लेकिन माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन ने जो स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ थी, जो अगर प्राइवेट या कैपिटलिज्म का अगर आइडिया इमर्ज हुआ था तो उसे कंप्लीट ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से फार्मिंग जो है बर्बाद हो गई। और ये सारी चीज़ें उसी सिनेरियो में चलती रहीं। और बाद में जब डेंग जियाओपिंग आए तो इन्होंने जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से जो कंट्री जो है चाइना वो फेमिन लाइक सिचुएशन में चल रहा था वो सरप्लस में आ गया।
सरप्लस में किस तरह आया कि इन्होंने मार्केट के ऊपर से, इन्होंने मार्केट से मुराद जो कंट्रोल गवर्नमेंट ने रखा था फार्मिंग के ऊपर उसे रिलीज़ कर दिया और प्राइवेट जो फार्मिंग है उसे इनवाइट किया, अनस्किल्ड लेबर को इसमें एंगेज किया, मैक्सिमम इंसेंटिव्स दिए और वेजेस दिए और ये अलाउ किया कि आप सिर्फ टैक्स दे के जो बाकी जो आपका अनाज है, गंदम है, आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। जब ये चीज़ आई तो आप समझें कि फार्मिंग में जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो इन्वेस्टर थे उन्हें एक हौसला मिला और उन्होंने जो कैश क्रॉप है कॉटन और शुगर उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया कॉटन और शुगर केन में जो कि कैश क्रॉप है, तो कॉटन की मैक्सिमम प्रोडक्शन से एक टेक्सटाइल रेवोल्यूशन चाइना में आया। जब टेक्सटाइल रेवोल्यूशन आया तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई। ठीक है, इसी के चलते हुए टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइजेज जिन्हें हम TVEs भी कहते हैं, इन्हें डेंग ने इनको प्रमोट किया। ठीक है, जो एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर काम कर रही थी उसको आहिस्ता से शिफ्ट किया लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और इन TVEs की जो आप समझिए कि फाउंडेशन है, यही जो डेंग ने यहाँ पे रखी, वही 1990s में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट का पीक पे लेके गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलनबर्ग की एक स्टडी है जिसके मुताबिक ये जो TVEs हैं ये 1985 में 13% GDP का शेयर रखते थे, जो कि विद इन 5 ईयर्स 30% ये GDP में शेयर करने लगे, जिनकी वजह से 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई चाइना में। ठीक है, ये माओ के दौर में भी जो TVEs हैं ये काम कर रही थी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, लेकिन इनका नाम था कम्यून एंड ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो देखते हैं जो टेक्सटाइल रिफॉर्म्स जब चाइना में आए, टेक्सटाइल इमर्ज की, टेक्सटाइल की कमर्शलाइजेशन हुई, एग्रीकल्चर ने बूस्ट किया, जो कैश क्रॉप्स हैं वो आपके पास आए। चाइना जोन्स है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना 1990s में कॉटन का। ठीक है, ये चाइना की जो ग्रोथ और इंडस्ट्रीज है इसने इनकरेज किया प्राइवेट ऑनरशिप को। जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने मजीद इसमें इन्वेस्ट किया। इसी के सब चलते 1993 में चाइना 95% टेक्सटाइल ग्रोथ रेट के साथ प्रोडक्शन यूनिट जो चाइना के हैं वो सबसे आगे थे। ठीक है, चाइना एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर की जो लेबर है उसके सरप्लस होने के साथ साथ उन्होंने 1993 में 95% जो ग्रोथ रेट टेक्सटाइल की रही वो चाइना ने आगे ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में जब वो बनी तो वहाँ पे जब इन्होंने स्टार्ट किया अपनी टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना, तब जाके चाइना एक बिग जॉइंट और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और दुनिया में बड़ा माना गया, जिसे हम बेसिकली अभी भी अगर हम चाइना सिल्क और चाइना के कपड़े का नाम सुनते हैं तो ये सारी वही चीज़ है। अब स्किलिंग ऑफ लेबर क्या है? स्किलिंग ऑफ लेबर बेसिकली ये है कि माओ ने जो इतनी देर अपनी कंट्री के अंदर लोगों को अनस्किल अनएजुकेटेड रखा, तो डेंग ने क्या किया? डेंग ने स्किलिंग ऑफ लेबर फोर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, इनमें इन्वेस्ट करना, एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से 1980s में, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो चाइना की है उसमें जो बड़ा अहम रोल रहा और जिसकी वजह से जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो 70% जो कॉस्ट है एजुकेशन की वो बेयर करती है, एक्सपेंसेस बेयर करती है। ठीक है, अब इसमें 70% में वो जो गवर्नमेंट एक्सपेंस बेयर कर रही है उसमें क्या है? जो डेंग्स ने रिफॉर्म्स किए थे उसमें जो 1978 में डेंग्स ने रिफॉर्म किए थे उसमें जो 9 ईयर स्कूलिंग है और इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग उसको कंपल्सरी और कॉन्स्टिट्यूशनली कर दिया, रेगुलेट कर दिया, कंपलसरी कर दिया, ताकि जितने भी वहाँ पे हमारी जो यहाँ पे आने वाली यंग जनरेशन है वो अनस्किल्ड या अनएजुकेटेड ना रहे। जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं TVET ये पूरे चाइना में फैल गए। इससे क्या हुआ, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी हो गई 1990 में। तो जब 1990 में कंपलसरी हुई तो अंडर ग्रेजुएट्स की तादाद 1.6 लाख से 1978 से इंक्रीज होके 9.5 लाख हो गई 1990s में। तो आप आइडिया लगाएं कि जो 1978 में डेंग जियाओपिंग ने स्किलिंग ऑफ लेबर के अंदर यानी कि एजुकेशन के अंदर और एजुकेटेड पॉलिसीज़ के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिससे चाइना के जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो पहले 1.65 लाख थे 1978 में, वो 1990s के आते आते 9.5 लाख हो गए। इससे क्या हुआ, अब चाइना ने शिफ्ट करना स्टार्ट किया टूवर्ड्स गुड्स और सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक की तरफ। ठीक है,
चूँकि चाइना की जो आप समझ लें कि चाइना के जो ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, अनस्किल्ड से स्किल्ड लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। तो क्या हुआ 1990 में इसी दौरान जो सोनी पैनासोनिक जापान की है और एलजी और सैमसंग प्रोडक्ट्स जो साउथ कोरिया के हैं लाइक टीवी फ्रिज, जो मैक्सिमम डिमांड इस दुनिया में जनरेट होने लगी। तो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स और सबसे ज़्यादा लैंड था ही चाइना के पास। अब जापान और साउथ कोरिया जो सा है वो अपनी कंट्रीज़ में ना उनके पास इतना लैंड था, ना उनके पास इतनी स्किलिंग लेबर थी, ठीक है। अब ना उनके पास मजीद उनके पास चीप लेबर थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो कंपनीज हैं उनको शिफ्ट करना स्टार्ट किया चाइना में, ठीक है। तो जब चाइना में शिफ्ट करना स्टार्ट किया, जो चाइना के लोकल इंटरप्रेन्योर्स हैं जो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जो कि जापान की कोरिया की वो टेक्नोलॉजी शेयर करने लगे, क्योंकि चाइना की यहाँ पे एक पॉलिसी थी कि आप हमारी अगर कंट्री में आते हैं, अगर हमारा चीप लेबर यूज़ करना चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करें, आप हमारे लोगों को सिखाएं चीज़ें, आप हमारे लोगों को चीज़ें बताएं, ठीक है। तो इसी तरह से जो वहाँ पे जो लोकल इंटरप्रेन्योर्स थे, ठीक है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी थी वहाँ पे जो ग्लोबल कंपनी से आई थी, उन्होंने अपने प्लांट्स बनाने स्टार्ट कर दिए इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स के लाइक गुड्स के टेलीफोन, वीसीआर और टेलीविज़न, ये वहाँ पे भी चाइना में भी बनने लग गए, ठीक है। इसी के साथ साथ चाइना ने स्ट्रेंथन किया अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, जो कि स्मूथ रहे सप्लाई चेन नेटवर्क्स को, मैन्युफैक्चरिंग बेस को, जो मैन्युफैक्चरिंग बेस को, सप्लाई चेन नेटवर्क को स्मूथ रखेगी तो क्या होगा, आपकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो मज़ीद यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगी। और शियांजिन जो सा है ये कमर्शियल हब है, सिटी ऑफ फैक्ट्रीज इसे कहा जाता है। 1980s में इस प्रोविंस ग्वांगडोंग में ये इन्वॉल्व था, यानी कि 1980s की हम बात करें तो ये प्रोविंस जो सा है ग्वांगडोंग, जिसमें एक सिटी है शिनजिन, ये इन्वॉल्व था 30% एक्सपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अब ये मज़ीद जब ग्वांगडोंग प्रोविंस इमर्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में, तो इसको चाइनीज सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो ताइवान है, ताइवान की जो ताइवानीज कंपनी है, ठीक है, फैल्कन, ठीक है, ये भी ओपन हुई कहाँ पे, शेंजन में 1988 में, ठीक है। शेंजन जो सा है ये बेसिकली अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन अपनी जो प्रोडक्शन है वो फैल्कन एक कंपनी है उसके ज़रिए चाइना में करवाता है, ठीक है। और इसकी टोटल 12 से ज़्यादा कंपनीज हैं चाइना में। और इसी तरह से जो 1992 में साउथ कोरियन ब्रांड सैमसंग है वो भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, जो कि बाद में यानी कि अगर हम बात करें कि चाइना ने जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की तो चाइना ने भी अपने मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस करवाए, अपनी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एसेसरीज इंट्रोड्यूस करवाई जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सेल आउट करने लगा। तो ये सारा उनके पास टेक्नोलॉजी आई कहाँ से, बेसिकली बाहर की जो कंपनियां थी वो चाइनीज़ लेबर को यूज़ करना चाहती थी, लेकिन चाइना कहता था आपने हमारी लेबर को यूज़ करना है तो आप इन्हें टेक्निकल भी इक्विप भी करें, आप इन्हें एजुकेशन भी दें, आप इन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करें, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के बाद जो वहाँ पे लोकल इंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने खुद से चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी, जो कि हम जिसे देखते हैं चाइनीज़ मोबाइल है और इसी तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। और चाइना में अगर हम बात करें तो शाओमी मोबाइल है या अगर हुआवे है तो ये सारे चाइना के अंदर ही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ने चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम रखा और इस तरह किया। तो 1990s में जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी आप समझें कि ग्रो की चाइना में, तो उसी के साथ साथ जो यूएस टेक्नोलॉजी का भी बूम आया, ठीक है। यूएस टेक्नोलॉजी का बूम आया वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अगर हम बात करें कि सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अमेज़ॉन, सैमसंग और एप्पल या ये सारी चीज़ें जब टेक्नोलॉजी का बूम आया 1990s में, तो चाइना के साथ साथ यूएस को जो अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में जो इनके हार्डवेयर्स हैं उनको फैलाने के लिए सेम इसी तरह से जिस तरह से वो पहले ताइवान और जापान ने चाइना को यूज़ किया, इसी तरह से डिफरेंट यूएस की जो कंपनीज हैं वो सारी उठ के चाइना में चली गई और तब आउटसोर्सिंग का जो कंसेप्ट है वो इमर्ज हुआ दुनिया में, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें तो चाइना ने यहाँ भी इंट्रोड्यूस करवाया कंडीशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पॉलिसी, जिसमें वो ट्रांसफ़र
पॉलिसी की, जिसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करता है अपने डोमेस्टिक यूनिट्स में, यानी कि डोमेस्टिक जोन यूनिट्स में। जिस तरह फैल्कन, मैंने अभी आपको बताया है कि जो प्रोडक्शन यूनिट है चाइना में वो मैन्युफैक्चर करता है आईफोन्स को, इसी तरह से जो HP, डेल, कॉम्पैक्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारे स्पेशल जोन यूनिट वहाँ पे जाके बने और वहाँ से ही चीज़ें मैन्युफैक्चर होने लगी, बनने लगी। जो स्मॉल नेटवर्क और ये सारी चीज़ों का वो वहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इसके साथ साथ इसका आप समझे कि शिंजाई किसे कहते हैं, शिंजाई बेसिकली कहते हैं कि कॉपी कैट कल्चर भी स्टार्ट हुआ वहाँ पे। US टेक्नोलॉजी अगर वहाँ पे गई तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ उन्होंने जिस तरह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, तो क्या हुआ, चाइना ने उसकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दी, जिससे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वो डंप करने लगा, जिससे कॉपी कैट कल्चर इमर्ज हुआ। तो चाइनीज़ जो, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, तो जब टेक्नोलॉजी बूम हुई, ठीक है, चीप लेबर वहाँ पे यूटिलाइज हुई, जो सर्विस सेक्टर है वो 25% कंट्रीब्यूट करता था 1975 में, वो 54% कंट्रीब्यूट करने लग गया 2019 में। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली चाइना ने अपनी चीप लेबर को जब यूटिलाइज करने के लिए बाहर से बाहर से आई हुई कंपनीज को कहा कि आप हमारी चीप लेबर को इस्तेमाल करें, साथ इन्हें स्किल भी करें, स्किल्ड लेबर में इसको शुमार करें, अपनी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र करें, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज इनको सिखाएं। तो इससे क्या हुआ, मज़ीद चाइना के जो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप्ड हुए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में सीखने के लिए उनको मिला। और इसी तरह से जो डेंग जियाओपिंग की पॉलिसीज़ थी कि चाइना को पहले स्किल्ड लेबर में रखा जाए, फिर स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर में रखा जाए, फिर कंप्लीट स्किल्ड लेबर में रखा जाए, तो इसी तरह से चाइना ने मर्ज करना स्टार्ट किया। तो ये जोंगोन टेक्नोलॉजी पार्क जो चाइना में है वो बहुत फेमस है। वहाँ पे काफ़ी जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके ब्रांड है, लाइक गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम अली बाबा का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं कि कॉपी कैट कल्चर की मैंने बात की है, तो अली बाबा क्या है, अली बाबा बेसिकली ये कॉपी कैट कल्चर ही है चाइना में, अमेजोन का या डिफरेंट कुछ ये ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स हैं उनका। जिस तरह गूगल एक कॉपी कैट समझा जाता है, गूगल क्लेम करता है कि जो बाइडो इंडिया का सर्च इंजन है वो कॉपी है ये गूगल की। इसी तरह से चाइना ने इसी तरह चाइना ट्राई कर रहा है अडॉप्ट करने के लिए AI एंड 5G टेक्नोलॉजीज़ को, और चाइना मज़ीद इन्वेस्ट कर रहा है R&D में, ठीक है। $160 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किए 2012 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आ रही हैं। आपने स्पेशल जोन्स भी बनाए, ठीक है। तो आगे हम बात करें प्रेसिडेंट शी की, तो प्रेसिडेंट शी क्या है, प्रेसिडेंट शी ने भी गो ग्लोबल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। ग्लोबल स्ट्रेटजी क्या थी कि चाइना ने कहा कि हम जो वर्ल्ड की लोकेशंस हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करें, जिसमें BRI का प्रोजेक्ट अगर हम सोचें कि 2013 में वो इनिशिएट करता है, तो उससे क्या है कि BRI का प्रोजेक्ट और मज़ीद इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चाबहार पोर्ट है, चाइना की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे होगी। और इसी तरह से चाइना ऑयल को इंपोर्ट करेगा, गैस को इंपोर्ट करेगा अपनी एनर्जी की रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए। तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी जो कि चाइना ने अडॉप्ट की या कुछ उनके लीडर्स ने अडॉप्ट की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या हाउस इन ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। ये हमने देखा कि किस तरह अनस्किल्ड जो लेबर थी उसको पहले अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर किया गया, फिर सेमी स्किल्ड किया गया, फिर कंप्लीट स्किल्ड किया गया, फिर माओ की क्या पॉलिसीज़ रहीं, डेंग की क्या पॉलिसीज़ रहीं, शी की क्या पॉलिसी है प्रेसिडेंट शी की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ठीक है। तो एजुकेशन का रोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहा। किस तरह पहले जो अनस्किल्ड लेबर है जो डेंग ने उन्हें एजुकेट किया, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए उनकी मुख्तलिफ कंपनीज़ में ट्रेनिंग करवाई, उनको स्किल दिया किसी भी तरह का। तो ये सारी चीज़ें चाइनीज़ के राइज का इकोनॉमिक मॉडल का सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।